नमस्ते। मेरे साथ एक बार फिर से सतीश झा साहब। असल में जितना विदेश मामले का मामला सतीश झा साहब से समझने में आसानी होती है। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो समन जो हमारी साइक हमारे जैसे हम सोच रहे हैं वैसे सोचता है, लेकिन एडवांटेज ये कि वो वहां रहते हैं, तो इन दोनों चीजों को का जो मिक्स है वो मुश्किल होता है। और सतीश भाई साहब का एक अच्छाई ये है कि वो शायद जैसे एक आम हम लोग सोचते हैं वैसे ही वो भी सोचते हैं, तो उस सोच में दिक्कत नहीं हुई है। वो वहां से बैठ के वो नहीं है कि उनको ये समझ में आता हो कि अगर भूख लगी है तो केक खा लो, इस तरह के नहीं है। वो बिहार और उत्तर प्रदेश की गुर्बत और गरीबी को समझते हैं। तो मुझे कभी कभी ये लगता है ना कि मुझे लगता है कि ये हंसी उड़ाने वाली बात भी हो जाती है। सतीश भाई साहब, ये एक तो कल हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंच गए फ्रांस। एक तो अच्छा मुझे ये लगा कि बहुत दिनों बाद वो फिर वापस उन्होंने अपनी फैंसी ड्रेस में आ गए, क्योंकि बीच में उन्होंने कपड़े अपने उतारने फैंसी ड्रेस करना बंद कर दिया था। वो जो भी कारण रहा हो, उन्होंने जून का हो रहा हो या उनको लगा हो कि राहुल गांधी अगर एक टी शर्ट में घूम रहा है तो मुझे भी बहुत करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मन तो करता ही है। जैसे मैं भी अभी मुशायरा था तो एक फैंसी ड्रेस, मैं भी एक शेरवानी पहन लिया था। तो फैंसी ड्रेस कभी कभी साल में एक दो बार मैं भी कर लेता हूँ। शादी ब्याह में हम लोग भी अपना शेरवानी और अचकन पहन लेते हैं। लेकिन मोदी जी को फिर अच्छा लगा वो कुछ अपना कुछ कुछ फैंसी ड्रेस पहने। मैं थोड़ा एक तो चीज ये कि फ्रांस में क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। एआई, द फेमस एआई ही इज गोइंग टू टॉक। मतलब आई मतलब माँ, और ए मतलब क्या क्या वो करते हैं, डबल आई और ये सब वो करेंगे। तो फ्रांस में एआई के मतलब एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं। मैं थोड़ा एक चीज और आप बाकी चीजों तो बताइएगा। जैसे आप कुछ डिप्लोमेट के साथ आप रहे, आपने समझा मोदी जी जाते हैं तो ये इतनी देर तक बात क्या करते हैं उनसे, क्योंकि जो मेरी समझ है ये फ्रेंच फ्रेंच बोल नहीं पाते हैं। अंग्रेजी में भी शायद हाथ थोड़ा तंग है। व्हाट ही टॉक्स, जो फोटो में आता है ना कि इतनी बात कर रहे हैं, ऐसे समझा रहे कर रहे हैं, क्या करते हैं, मैं थोड़ा इस पे। और फ्रांस में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि उम्मीद थी कि ट्रंप भी वहां आएंगे, लेकिन ट्रंप शायद वीडियो कॉलिंग या उससे एड्रेस कर रहे हैं। मैं यहीं से एआई और फ्रांस विजिट और फिर वी विल कम टू अमेरिका। सतीश भाई। देखिए, फ्रांस में उनकी ये छठवीं विजिट है। ओ, तो लगता है कि कुछ पक रहा है। कुछ ऐसा है, किसी भी देश के हेड ऑफ गवर्नमेंट का दूसरे देश में 6 बार जाना कुछ तो दर्शाता है। तो मुझे लगता है वहाँ कुछ ऐसे रिश्ते बने हैं, जहाँ कुछ बातें हो रही हैं जो हमारे सामने नहीं आ पाती हैं। हमारा काम मतलब है कि जो पत्रकारिता इसमें है कि पता करना कि ऐसा क्यों है कि फ्रांस कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। इसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है। उसकी जो प्रति व्यक्ति आमदनी जो करीब 50-55 हजार डॉलर है, जब अमेरिका की 86 हजार है। तो उसमें आखिर और हमारी भाषा भी एक नहीं है। हमारे रिश्ते उतने मजबूत भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री 6 बार वहां जाता है छोटे से देश में, अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है। एक्चुअली आज भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड इन सब बराबर हो गई है। आगे पीछे दो चार नंबर होते रहते हैं, लेकिन मोटे तौर पे हम लोग करीब 70-80 मिलियन लोगों की जो अर्थव्यवस्था है, उसके बराबर हमारी अर्थव्यवस्था है, अगर यूरोपीय संदर्भ में देखें तो ठीक है। तो बस एक तरह से अर्थव्यवस्था के तौर पे भारत और फ्रांस बराबरी के उनका रिश्ता हो सकता है। तो शायद एक कंफर्ट लेवल बन जाता है, बराबरी का है, ये हो सकता है। लेकिन फ्रेंच तो फ्रेंच बोलते हैं, उसमें वैसे मैक्रोन अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन आमतौर पे एक प्रोटोकॉल होता है, दो हेड्स ऑफ स्टेट्स, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट से बात करने के लिए। और उस प्रोटोकॉल में होता है, दोनों अपनी अपनी राष्ट्रीय भाषा में बात करते हैं, इंटरप्रेट होते हैं, बीच में कोई ना कोई और होता है। तो प्लेजेंट्रीज कितनी बात करेंगे आप, जब तक आपकी भाषा में एक सरलता नहीं आती, वो बातें होती है। तो बातें औपचारिक तौर पे होती हैं। और एक होती है जो बैक स्टेज पे, जो दूसरे लेवल पे डिप्लोमेसी चलती रहती है। और लेकिन जो मुद्दे हैं वो तो जाहिर है हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट तय करेगा। प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट हमारे यहाँ से है। और फ्रांस के लिए हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट वो मिक्स्ड है, और एक ही आदमी दोनों काम नहीं का है। तो उनके बीच जो बात होती है वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड सी होती है। एक उसकी एक रूपरेखा होती है। और उसमें खाली जैसे जा रहे हैं तो एआई भी करेंगे, एक काउंसिल का इनॉग्रेशन भी करेंगे, वो जहाँ पे भारतीय सैनिक डुबाए थे विश्वविद्यालय में वहां भी जाएंगे। तो कई तरह की चीजें हैं, इससे उनको कहीं ना कहीं मौका मिलता है। डिनर पर बैठते हैं तो वहाँ तमाम लोग जो आते हैं तमाम देशों के, उन सब के बीच में हाय हेलो बातचीत हो गई, चेहरा देखा, कुछ हंसी मजाक थोड़ा बहुत हो गया। और उसके अलावा जो बातें हमेशा स्ट्रक्चर्ड होती है, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाती। तो उसमें कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल नहीं, लेकिन 6 बार जाना
ये सवाल जो है भारतीय मीडिया को सवाल करना चाहिए कि प्रधानमंत्री 6 बार क्यों गए फ्रांस, किसी और देश तो नहीं 6 बार गए हैं। तो जहां तक एआई की बात है, एआई में भारत का नंबर जो है आखिरी है। अगर हम 115 देश मानते हैं तो आखिरी है। लेकिन अब सैम ऑल्टमैन हमारे यहाँ आते हैं, वो बात करते हैं। देखिए, जो भी आता है औपचारिकता कहती है हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप फिर अच्छी बातें करेंगे, कोई बुरी बात कहने को तो आता नहीं है। अगर हम आपसे बात करनी है, एक बार हमारी 50 बरस की दोस्ती है, मैं एक बार मैं आपको कोई गलत बात कह दूं तो उस दोस्ती में दरार पड़ जाएगी। तो बातचीत का मतलब होता है हमेशा अच्छी बात कहना। तो जो भी आए आपके यहाँ आएंगे अच्छी बातें करेंगे। हाँ, बहुत महान देश है, बहुत पोटेंशियल बहुत इसका ज्यादा है। और क्या कहते हैं, ये कोई ये थोड़ी कह रहा है कि आप बहुत महान हैं, आपको पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, सब ऐसा कह सकते हैं। तो हमारा एआई में जो है, हम अभी अभी देखिए, अगर बड़े देशों की बात करेंगे, मैंने 1995 से अमेरिका को देखना शुरू किया टेक्नोलॉजी के मामले में। उस जमाने में जो एक कॉमडेक्स होती थी, अभी भी होती है, हर साल होती है। दुनिया में जितने भी जो नई प्रोडक्ट्स बनती हैं, सबकी एग्जीबिशन वहाँ होती है। तो मुझे याद है 95 में करीब 612 के आसपास थी। उसमें से 595 अमेरिका की थी, बाकी दुनिया की थी। वो रेशियो बदला नहीं जा रहा था। एआई में भी अगर 100 एलएलएम मॉड्यूल्स यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो बनाए गए हैं, उसमें करीब 70 एक अमेरिका के हैं, और बाकी जो और किसी देश का 10 है, किसी का 12 है, किसी का 1 है। भारत का उसमें कोई नंबर नहीं है। और जब डीप सीक जो चाइना से आया है, वो भी अमेरिकन ने बनाया है। वेंगफेंग जो, वो भी अमेरिका में काम करता था। उसको अब ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल पूरी तरह चाइनीज है। वो एक्चुअली अमेरिकन है, चाइनीज ओरिजिन उसकी है, लेकिन उसने बनाया है। 40 साल का है वो आदमी। उसने ये बना, उसमें उसने हम इससे चर्चा कर चुके हैं। बेसिकली सारी सारी बातें हम कम से कम जीपीयू में कितना कर सकते हैं, तो उसमें आप प्रेसिजन थोड़ा कम हो जाता है। और आप कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम रिसोर्सेज में जितना अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए, अब आप घर बना रहे हैं, एक अच्छा घर बनाएंगे, अगर अरविंद केजरीवाल ने बनाया, उसको शीश भर का दाम दे दिया गया। लेकिन जो हम और आप लोग रहते हैं घरों में, वो घर तो रहने लायक तो है ही है। तो अगर उसका चर्चा करें, जो हमारा आपका घर की, तो ये जो बना रहा है चीन, वो एक जो वर्जन शीश महल है वो तो हो गया ओपन एआई, और जो आमतौर का हमारा आपका घर जो है वो हो गया डीप सीक। फर्क इतना है। तो उसमें जो फिनिश का फर्क है, एस्थेटिक्स का फर्क है, कुछ प्रिसीजन का फर्क है कुछ। लेकिन देखिए, तो अगर मैं स्कूल में गया, क्योंकि मैं स्कूलों में कुछ कुछ दान देता रहता हूँ, तो गया था, मैंने पूछा भाई प्रति फुट कितना खर्चा होगा, उनका 1,000 रुपया। जो मैं होटल में पूछने के लिए कितना का, 12,000 रुपया। तो कुछ ऐसी बात है। तो जो दोनों का फर्क उस तरह का है। तो अगर भारत, लेकिन भारत ने क्यों नहीं किया? वेंगफेंग चाइनीज जो अमेरिकन है उसने कर दिया, किसी भारतीय ने तो नहीं किया अभी तक। तो भारत की क्षमता नहीं है और चीन की क्षमता भी नहीं है। जो भारतीय अमेरिका में है उनमें से कोई कर सकता था मेरे हिसाब से, शायद कोई कर भी देगा। लेकिन क्या वो भारत का श्रेय होगा? मुझे तो नहीं लगता। या वेंगफेंग का श्रेय चाइना ले रहा है इसलिए कि वेंगफेंग उन्हें अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया चीन के साथ। अगर अगर उस तरह कोई भारतीय होता, अगर वो आइडेंटिफाई करे हमने भारत के लिए किया है, तो शायद भारत जरूरत पी सकता है। आपको याद होगा, अभी कुछ एक दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी थी कि उसमें इलॉन मस्क एंड इंडिया सुंदर पिचाई। तो मैंने फौरन उनको लिखा, भाई तो लिखो साउथ अफ्रीका से इलॉन मस्क लिख दो। अगर इस तरह करोगे तो भाई सब लोग अमेरिका में हर दूसरे देश के हैं, तो उसमें सुंदर पिचाई अमेरिकन है और वो अमेरिकन है, उसमें कोई हिंदुस्तानीपन नहीं है। मैंने एक तमाम जो सीईओ हैं हिंदुस्तानी ओरिजिन के अमेरिका में, जब उनसे बात करता हूँ, उनके मन में जो हिंदुस्तान वही है जो छोड़ के गए थे। उसके बाद से जो समझ बड़ी पैची है, और वो आप देखते हैं उनकी समझ उस तरह की नहीं है, उस पर कोई फैसले कर सके। मन भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन समझ देश की अच्छी नहीं है। अच्छी बातें कर देंगे लेकिन कर नहीं पाते। तो मेरा मानना यह है, शायद लोग अच्छा नहीं लगेगा, कि एआई में हमारी समझ उतनी है। अगर अमेरिका पीएचडी कर चुका है तो हम अभी प्राइमरी स्कूल में हैं। हमारे पास लोगों की संख्या है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग जो इस्तेमाल करते हैं चीजों का, वही वही है, 70-80 मिलियन है। बाकी कोई मतलब नहीं है। वो डेटा करेंगे क्या? 50, जो हमारे 150 करोड़ है, सबका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना करते हैं। करीब 7-8 करोड़ करते हैं। उनका डेटा, उस पर हम कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने मॉड्यूल्स या मॉडल्स। उन्होंने किया नहीं। हमारे देश में क्षमता नहीं है। अब कहा गया, प्रधानमंत्री ने कहा 20,000 जीपीयू लेके चले आइए। ये सारी बातें जो हम जोड़ रहे हैं फ्रांस के साथ। तो फ्रांस में जो ने बात किया कि वो कह तो सकते नहीं, इससे मानवता का विकास होगा,
ये कुछ अलग तरह की तकनीक है, इससे जो है ये मत समझिए कि रोजगार कम हो जाएंगे, क्योंकि नए तरह के रोजगार आएंगे। ये जो है मानवता को आगे ले जाएगा, बड़ा आवश्यक है, यही तो कहेंगे वो। वैज्ञानिक तो है नहीं। अब जिस तरह वो बात कर रहे हैं उसका क्या, अगर आप एआई का लीडर हैं कुछ कहते हैं तो उसका असर पड़ता है। ये तो औपचारिक बातें हैं, उनको कहनी भी चाहिए, वो कहेंगे। उनका जो स्पीच राइटर है वो तो भारतीय है, उसकी समझ भारतीय होगी। वो एआई का एक्सपर्ट नहीं है, उसकी सीमा जानता नहीं है। उसकी जो समझ है वही है प्राइमरी दर्जे की है, जहाँ पे पीएचडी वाले बैठे हुए हैं। तो उसको कोई मुश्किल नहीं, हम वहां हैं। मैं मानता हूं कि जो मेरी क्षमता है मैं उस पर काम करूंगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं। जी तो उन्होंने जी अपने जाके अपनी भूमिका निभा दी। अब एआई के मामले में थोड़ा सा, जब आप देखेंगे उस दुनिया में कैसा प्रेस है, सब लोग औपचारिक रूप से कहेंगे ठीक ठाक है, उसको गौण कर देंगे। ठीक। जी जी अब इसके बाद देखिए क्या होता है, क्या फ्रांस में एआई की बात करें तो कुछ बड़ा हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि फ्रांस की अभी कोई अपनी जगह ही नहीं बनी है एआई के क्षेत्र में, और बनेगी भी नहीं। जी जी। नहीं, मैं सिर्फ एक चीज बता दूं, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं। देखिए, जो डेटा का, एआई डेटा से खेलेगा, आपके बहुत सी चीजों को बहुत फास्ट करेगा, लेकिन शायद हम उस डिसिप्लिन के लिए बने ही नहीं है। हमारे यहाँ जो जनगणना होती है, जो बेसिक प्राइमरी डेटा है, मेरे ख्याल से जो एबीसीडी ऑफ एनी स्टैटिस्टिक्स है फॉर अ कंट्री, जहां पे हम बार बार 142 करोड़ 142, उसमें अगर 4 साल 5 साल लेट हो गया और हमको उसका खबर ही नहीं, हम चाहते हैं कि किसी और तरह से लेट हो जाए, और तरह से लेट हो जाए, तो शायद हम डिसिप्लिन रूप में, हम मेंटली वी आर नॉट मेड फॉर एआई। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एआई आए चाहे सीआई आए चाहे जेडआई आए, वो नहीं है। लेकिन मैं एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछना चाहूंगा। ये जो फॉरेन विजिट होती हैं, ये पहले हम लोग जब छोटे थे तो लगता था कि इससे संबंध अच्छे होंगे, लड़ाई झगड़े कम होंगे, लेकिन ये सारा कुछ कॉमर्स है। आप, जैसा आपने शुरुआत में वक्तव्य में कहा कि अब फ्रांस से तो हम खरीद रहे हैं, हमने उनसे बहुत सी चीजें खरीदी, और वो जो खरीद रहे हैं उस टर्म से खरीद रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि 6 बार यहां गए, 7 बार यूएई गए हैं, और यूएई की जब आपने परत खुरेदी तो पता लगा कि जो अबू धाबी के, मतलब जो रूलिंग फैमिली है, उसके नंबर 2 जो हैं, वो अडानी जी के पार्टनर है। तो बिल्कुल। ये चीजें कहां कैसे चल रही हैं, ये अपने में होगा। लेकिन मैं दो चीजों पे आपसे एक रिएक्शन ले लूं। अमेरिका में जो जेडी वेंस हैं, जो उनके नए वाइस प्रेसिडेंट, वो बहुत यंग हैं, मतलब यंग इन द सेंस, हम लोग के हिसाब से, अगर हम उस टर्म से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट पोस्ट, हमारे साथ लड़के हैं अभी। तो उन्होंने भी वो ट्रंप की लीग पे चल के, वो शायद अपने को, ट्रंप को, अगला ट्रंप का एक दूसरा वर्जन, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, वो जरा मैं आपसे समझा, उसका मतलब, व्हेन ही सेज कि व्हेन समवन पिस ऑन माय बूट, इट इज, इसका वो किस कंटेक्स्ट में ये सब बातें कह रहे हैं? इज इट, मैं जरा इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा, जेडी वेंस का वक्तव्य। जी, मैं उस पे एक संदर्भ दूंगा आपको। एक तो अमेरिका में जो भाषा, जो पब्लिक डिस्कोर्स की है, उसमें दो तरह के आयाम होते हैं। एक तो उसमें कोशिश होती है हमें सोफिस्टिकेशन की, यानी कि भाषा में शिष्टता की भूमिका बढ़ती जाए, एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि भाषा को कैसे पैना पर लाया जाए। वो डिपेंड करता है कि कौन आदमी कितना संभ्रांत है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना उससे अपने आप को मांझा है। अब अगर बराक ओबामा की भाषा देखें, उसमें आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिखेगा नहीं जो सभ्य सुशिष्ट नहीं है। और अगर आप जिमी कार्टर की भाषा देखते तो उस जमाने में, पहली बार मुझे लगा कि कैसे एक राष्ट्रपति ऐसी भाषा बोल सकता है। तो मुझे लगा कि अमेरिका की जो भाषा है उसमें एक तरह की क्रूडनेस है। तो जो जिमी कार्टर ने कहा था टेड कैनेडी के बारे में, जो कि उनसे कम्पीट कर रहे थे प्राइमरी में, ओ आई डिडंट नो ही वाज सो क्लोज टू मी दैट आई कुड व्हिप हिज एस। अब बताइए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अमेरिका में बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन जो जेडी वैंस ने किया है अभी, उन्होंने कहा कि डोंट पी ऑन माय शूज एंड टेल मी इट्स रेनिंग। इसके ये जो भाषा है, ये अशिष्टता की जो सीमा तक, जो ये उनकी भाषा है, जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं। अब जेडी वांस का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, उनकी जो आज की जो उनकी उपलब्धियां हैं अपने व्यक्तिगत जीवन की, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 40 साल से कम के दूसरे सबसे छोटे उम्र के उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के वो। लेकिन जहां से आते हैं, वो अमेरिका के स्लम्स के हिस्सा थे, जहां उन, मतलब कि आप समझिए, उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं था।
उनकी जो अमेरिका की खूबी ये है कि उस जैसा आदमी वहां से निकल के आर्मी में चला गया, वहां से लौट के आया, उसके आर्मी ने उसको पैसे दिए जिससे येल पढ़ने चला गया, वहां उसके पास सभ्य समाज में बैठने की कोई ऐसी समझ नहीं थी कि बातें नहीं कर सकते थे। उषा उनकी जो पत्नी है, उन्होंने उसको मेंटर किया। उषा जो भारतीय मूल की है, वहां पैदा हुई थी, उनको सिखाया कि कैसे छुरी काटा, ये उन्होंने खुद ही लिखा है, हम नहीं कह रहे। जेडी वाइस ने खुद ही लिखी है, उनकी किताब है हिलबिली एलिजी, उसमें उसका पूरा जिक्र किया है। उनकी फिल्म देखिए, उसमें पता लग जाएगा। यानी कि उनकी जो ग्रूमिंग हुई है, वो सब मिलिट्री से आने के बाद, येल के बाद हुई है। लेकिन उनका जो मूल जो है, वो तो वही इस्लाम वाला है। तो ये इस्लाम की भाषा उनकी अपने आप निखर के आ गई। जब भी उनके पास कोई ऐसी कड़ी स्थिति होती है जहां उनको अपने को बचाना है, कुछ कहना है जोर से, तो हमेशा उनके मुंह से ऐसी भाषा निकलती है जैसे उन्होंने पहले किया, वो जो चाइल्डलेस कैट लेडीज, उसके काफी उनके ऊपर उनकी जो भाषा है वो अपने सामाजिक संदर्भ में वहां से पैदा होती है। लेकिन उससे जो है, अगर एक उपराष्ट्रपति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा, उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। कुछ लोग कहेंगे अच्छा नहीं, कुछ लोग कहेंगे ठीक है, और कुछ लोग उसको अपनाएंगे जो उनको मानते हैं कि एक आदर्श। अब तो रोल मॉडल बन गए। 40 साल से कम का उम्र, एक यूएस सेनेटर पहले बन गए, वही बहुत कम उम्र के थे, और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति बन गए, सबसे कम उम्र के दूसरे हैं। तो इससे जो है एक जो माहौल बनेगा, जो और लोग भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखेंगे, जो एक तो ट्रंप ने भाषा का, उसमें उसने एक तरह की, जिस तरह को शब्दों का इस्तेमाल किया है, लोगों का बुरा सोचने में, उनके बारे में, उनको बुरा भला बुरा कहने में, लेकिन उस पर अशिष्टता बहुत थी, लेकिन शब्द बुरे नहीं थे। जेडी वाइस ने उसमें ये किया, शिष्टता तो है ही है, उसके शब्द बुरे हो गए। तो ये जो इसमें जो अमेरिका के समाज का जो विकास है, वहां ये देखते हैं आप, ये तो हमेशा की बहस चलती रहती है। और अभी जिस वर्ग से वो आए हैं, उस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल इस पर काफी टीका टिप्पणी होगी। अभी देखिए, अगर आप आज हेडलाइंस दिखाई, जो अमेरिका की जो मूर्धन्य मान लीजिए, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्या बातें करते हैं, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप एंड एंड ऑफ अमेरिका, इस तरह के शीर्षक आना शुरू हो गए हैं। तो एक जो दूसरा वर्ग है, ये वर्ग बीच वाला है। ये वर्ग सिर्फ डेमोक्रेट नहीं है, ये वर्ग जो इंडिपेंडेंट वोटर्स का है, ये वर्ग जो थिंकिंग कम्युनिटी है उनका है। ये वो लोग हैं जो कि पूरी तरह से बायस रिपब्लिकन्स नहीं है, जो सिर्फ ट्रंपी नहीं है, वो इस तरह एक सवाल उठा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप एंड एंड ऑफ अमेरिका, अब सोच लीजिए आप। तो उनको लेकर के अमेरिका में सब कुछ खत्म करने की बात शुरू हो गई। जो कर रहे हैं वो इतना विनाशकारी होगा। लोग कहते हैं कि इनसे जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई करने पता नहीं कितने कितने दशक लग जाएंगे। लग जाएंगे। तो जी जी जी। मैं एक चीज और, मतलब मैं कहूँ, होता क्या है कि जी हिंदुस्तान में जो अंग्रेजी पढ़ते हैं हम लोग, जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े, या तो हम लोग को शायद, हम लोग को यूके वाली अंग्रेजी, इंग्लैंड वाली अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। हम लोग के यहाँ ग्रामर की किताब रेन मार्टिन पढ़ाई जाती है। तो जी उसमें शायद जो उस तरह के ट्रेडिशनल स्कूल से निकल के आया, उसको ये अजीब सी चीज लगती है। लेकिन मैं एक उदाहरण दे दूं, और कोई, इसलिए कि जब शशि थरूर जो बहुत साल विदेश में काम किए, तो उन्होंने एक बार हिंदुस्तान में एक टर्म यूज कर दिया था, कैटल क्लास, आम आदमी के लिए। बिल्कुल। अब उसको लेके कितना हंगामा हुआ था कि हाउ ही कैन वो, और वो। तो मुझे लगता है कि अब आदत हम लोग की भी धीरे धीरे इस भाषा की पड़ती जा रही है। मैं लेकिन एक चीज पे और जरा आपसे समझूं, कल जब मोदी जी जा रहे हैं, तो एक चीज पे सतीश जी जरा ये बताइए कि मणिपुर को एकदम से वहां पे वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा लिया गया है, उसके कारण बहुत से बताए जा रहे हैं। उसके दो तीन कारण है। एक कारण यह है कि वीरेंद्र सिंह के अगेंस्ट कांग्रेस का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था, जो ये डर था कि वो उनकी सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी मतलब वो हो जाएगा। दूसरा कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, जिसमें वीरेंद्र सिंह की रिकॉर्डेड मैसेज हैं, जहां पे ये प्रूफ हो रहा है कि वो हर तरह का बम से लेके और सारे प्रतिबंधित हथियारों का उपयोग कर रहे थे, एंड विद द नॉलेज ऑफ अमित शाह कर रहे थे। अमित शाह की भी वॉइस है उसमें। तो ये हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में आएगा, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि टू सेव द किंग दे आर सैक्रिफाइसिंग द पॉन। लेकिन तीसरी बात लोग ये कह रहे हैं कि वो शायद अमेरिका में इसलिए भी एक उनको डर था कि वहां पे अगर ट्रंप मणिपुर के बारे में पूछेंगे, जो बहुत से लोगों का यहां ओपिनियन डिवाइडेड है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो बेसिकली कुकी कम्युनिटी का मतलब वो माइनॉरिटी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसको वो टारगेट किया है बीजेपी ने वहां।
तो वो एक तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके यहाँ स्टेट का चर्च चर्च से मतलब नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, चर्च का मतलब है, और चर्च का इतना प्रभाव है कि उनसे पूछा जाए कि भाई ये आप इस तरह से टारगेट क्यों कर रहे हैं। मैं जरा इस पे चाह रहा हूं कि आपको लगता है कि मणिपुर का रेजिग्नेशन लेना फ्रॉम वीरेंद्र सिंह इज अ टैक्टिकल मूव, कि कम से कम वहां पे कोई अनप्लेजेंटनेस क्वेश्चन आए तो उसका मेरे पास जवाब रहे। सतीश भाई। देखिए, ट्रंप के लिए, ट्रंप अपने आप को मानता है कि वो इवेंजेलिकल ग्रुप का अपना एक लीडर है। पहली बात, उसने उसका नारा हुआ करता था कि हम ये नहीं कहेंगे हैप्पी हॉलीडेज, हम कहेंगे मेरी क्रिसमस। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट तब माना गया था कि वो सब कुछ अमेरिका में कोशिश सेक्युलर करने की कोशिश हो रही थी, वो सब कुछ क्रिश्चियनिटी की तरफ ले जा रहा है। तो जो उसके आसपास के लोग हैं, उनके लिए चर्च के ऊपर कोई भी हमला बहुत बड़ी बात है। और इस बात को भारत के खिलाफ उसके आसपास बहुत लोग हैं, जो भारतीय भी उसके ग्रुप में है, वही भारत के खिलाफ है। ये मजे की बात है। हमने इसमें देखा है, जो जो हिंदुत्व के लोग सपोर्ट करते हैं एक तरफ से, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। उसके आसपास जो लोग हैं, वो सब अपनी बेसिकली अमेरिकन तरह से देखते हैं, और वो देखते हैं कि ट्रंप के लिए क्या सही रहेगा। वो सब व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, उनके लिए भारत कोई मतलब नहीं है। और ये लोग, हमको ये मानना कि जो भारतीय अमेरिका में जो दूसरी पीढ़ी के हैं वो भी भारतीय हैं, वो बहुत बड़ी गलती होगी। भारत के लिए उनके मन में हमेशा सद्भावना रहेगी, लेकिन जब भारत कुछ ऐसा करेगा जो उनके मूल्यों से टकराता है, तो वो हमेशा उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये बात उनको समझनी पड़ेगी। तो जो ट्रंप के आसपास का ग्रुप है, वो उसके लिए क्रिश्चियनिटी के ऊपर कोई भी अटैक, वो बहुत बड़ी बात है। और वहां पे वो भारत सरकार से सवाल पूछेंगे, ह्यूमैनिटेरियन भले ना पूछें। जैसे आप देख रहे हैं, जो उन्होंने गाजा पे नहीं पूछा, तो किससे पूछ सकते हैं आप। तो वहां अमेरिका का अपना जो एक उसके मॉरल ग्राउंड था, वो थोड़ा सा खत्म हो गया है। लेकिन क्रिश्चियनिटी पे वो जरूर सवाल करेंगे। तो एक तो वो हो सकता है। मुझे इस बात का सोचने का मौका नहीं मिला है कि इसमें से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर क्रिश्चियनिटी की बात आती है, तो उन्हें अगर करना था तो विजिट के पहले ही करना पड़ता। तो विजिट ठीक पहले उन्होंने रिजाइन किया है। तो मेरा मानना है शायद ट्रंप से मिलने के लिए जो जरूरी जो बैकग्राउंड है, जैसे कि वो कुछ टैक्स कम करना, कुछ जो भी है उन्हें करना पड़ेगा। क्योंकि ये इस बार जो लालसा है, वो भारत की लालसा है कि वो ट्रंप से जाके मिले, भारत के नेता की लालसा से जाके मिले। उनको कोई इन्विटेशन नहीं मिला है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर ट्रंप ने 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली और आज हम 12 फरवरी की बात कर रहे हैं, तो हमारी उसमें प्रायोरिटी पहले हम बात कर चुके हैं। हम प्रायोरिटी बहुत नीचे आ चुके हैं। नीचे मतलब हम ऊंचे थे भी नहीं, लेकिन जो भी थे उससे और नीचे आ गए हैं। जो व्यक्तिगत संबंधित बात बन सकती है, वहां ये बात बनने वाली नहीं है। अगर ऐसा होता तो उन्होंने उनका ख्याल किया होता। उनके जो 4-5 जो जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, देश हैं, जो सिचुएशन जहां उनका फोकस है, वो अलग है, भारत से बिल्कुल अलग है। तो भारत को मिलना है उनसे, तो जमीन बनानी पड़ेगी, और उसमें शायद इसकी बड़ी भूमिका रही होगी। मेरा मानना होगा ऐसा। और कम से कम समय तो ये कहता है, इसीलिए किया गया है कि वो जा रहे हैं। जी। मैं ऑन अ लाइटर नोट, एक एक यहाँ बहुत मीम चल रहे हैं इंडिया में कि मोदी जी इसलिए भी जा रहे हैं कि वो पूछने जा रहे हैं कि भाई मणिपुर में किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है और दिल्ली में किसको चीफ मिनिस्टर, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना अनाउंस नहीं किया। तो लोगों का ये भी मीम चल रहा है कि भाई अब बड़े पापा से पूछने जा रहे हैं कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, मैं एक चीज पूछ लू। एक शंका सबके मन में है जिसको लेके थोड़ी धुकधुकी है। जैसे आप एग्जाम जैसा भी करने जाइए, जितनी भी पढ़ाई की रही है, ये रहता है क्वेश्चन पेपर का, और वो धुकधुकी है। बाकी तो ठीक है, अडानी जी, पन्नू जी, ये सब ठीक है। धुकधुकी है कि ट्रंप कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इंसिस्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि वहां का ट्रेडिशन है एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर दी। और अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो जैसे ये बाइडन से तो इन्होंने कह दिया था G20 में, बाइडन अपने प्रेस को लेके आए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं, भारत की धरती पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आप प्रेस यहां से निकल जाइए। फिर आप जाके वियतनाम में उन्होंने किया था। ही वॉज हिज ओन प्रेस, मतलब पीपुल हु वर ट्रेवलिंग विथ हिम, उनको अलाउ नहीं। आपको लगता है कि ट्रंप इनको ये लग्जरी देगा अगर उसके मन में आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और आपको भी खड़ा होना है? तो वो अगर उसको ये लगेगा तो ये उनके साथ ये लिबर्टी नहीं हो पाएगी कि नहीं, हम प्रेस नहीं करेंगे। क्योंकि जब एक बार शालीनता की परत हट जाती है, तो कोई परेशानी है ही नहीं। और ट्रंप के पास शालीनता नाम कोई चीज नहीं है। अगर ट्रंप कहेगा तो उनके पास कुछ कहने बचता नहीं है। तो ये उनके लोगों में सुनने वाला नहीं है। भारत को अगर उनसे जरूरत, जब बाइडेन आए थे उनको, वो तो माइल्ड मैनर थे,
उनका वो जो थे उनका माना जाता था, ऐसा नहीं कि उनकी भाषा मुझे शिष्ट लगती है। मेरा मानना है कि अमेरिका की भाषा कितनी पढ़ाई-लिखाई करने के बाद भी जब बात करते हैं, उसमें एक रिस्पेक्टेबल टोन जो बनाया गया है उसको वो एक्सेप्टेबल टोन हो गई है। लेकिन मुझे वो एक्सेप्टेबल टोन रिस्पेक्ट नहीं लगती, अभी भी नहीं लगती। 40 साल अमेरिका को से बातचीत करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ की भाषा उस हद तक शिष्ट है जो हम चाहते हैं, आपस में जिस तरह से हम लोग बात करना चाहते हैं। तो ट्रंप तो खैर उसने सारी मर्यादाएं छोड़ दी, तोड़ दी हैं। तो अगर ऐसा होगा तो बस कोई चारा बचेगा नहीं। और मुझे लगता है कि मोदी जी के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने इसके बारे में सोचा होगा, क्योंकि ट्रंप के लिए कोई भी सीमा किसी चीज की नहीं है। उसे कहते हैं अनफिल्टर्ड, एक आदमी जिसमें कि फिल्टर करने की चाह ही नहीं है। जो कह दिया मैंने बादशाह हूँ, वो ऐसा बादशाह है, निरंकुश बादशाह जिसे कहते हैं। अगर आज तक कोई डेमोक्रेसी में निरंकुश कहला सकता है तो अकेला ट्रंप है। बाकी लोगों में शालीनता थी, उन मर्यादा थी, कॉन्स्टिट्यूशंस थे, लॉज थे, गार्ड रेल्स थे, सब कुछ। इसके पास कोई गार्ड रेल्स नहीं है, इसके पास कोई फिल्टर नहीं है, तो कब क्या कर दे, ये जो है ये हमारे डिप्लोमेट्स को सोचना पड़ेगा। पहली बार जब आया था तो उसको सीख रहा था, वो इंटर्नशिप थी ट्रंप की। इस बार उसको किसी भी तरह कोई डर वर नहीं है, उसने जीता है। और इस बार उसके अपने वोट भी ज्यादा थे, पिछली बार उसके वोट कम थे, इस बार वोट भी ज्यादा थे। वो मानता है कि मैं लेजिटिमेट हूँ। पिछली बार उसके लेजिटिमेसी पे सवाल खड़े होते थे, अब मान लिया गया है कि वो पूरी तरह लेजिटिमेट है। और अब तो उस पर निरंकुश हो गया है हर तरह से। जो आदमी एक दिन में यूएसआईडी खत्म कर दे, एक दिन में कंज्यूमर जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बॉडी थी जिसके जो बनाने में 25-30 साल लगे, एक दिन वो भी खत्म हो गई। अब वो एजुकेशन एक दिन वो भी खत्म कर देगा। ये चीजें एक एक दिन में खत्म कर रहे हैं। उनके जी बारे में क्या करेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो ये जो रिस्क ले रहे हैं मोदी जी, अब इसको उनको संभालना पड़ेगा। देखिए, उन्होंने कहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी में एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो एक्सटेम्पोर प्रेस के सामने बोल नहीं सकते। वो सिर्फ बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। सुन के सवाल का जवाब देना उनको नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है, खास के एक्सटेम्पोर करके। तो वो फेस तो कर नहीं पाएंगे। अब उसमें क्या बोलेंगे, ओ माय गॉड बोलेंगे या क्या बोलेंगे, वो देखने की बात होगी। जी लेकिन ये डर तो रहेगा, बिल्कुल। जी। मैं बस अगली बार, क्योंकि मैं अगली बार का प्रश्न अभी से बता दूं, क्योंकि समय समाप्त है आज का, इसलिए इसको यही विराम दे रहे हैं। लेकिन मुझे जो मेक्सिको की प्रेसिडेंट ने जिस तरह से उसने अपने अपना पक्ष रखा है, आई मस्ट से कि अगर कोई व्यक्ति है, देश छोटा हो, आप उसको जो भी तंग कर रहे हो, लेकिन अगर कोई अपना पक्ष रखता है तो मजबूती से रखा है, और उसको पूरी दुनिया सुन भी रही है। उस पे किसी और दिन बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई ज्वाइन करने के लिए। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा फ्रीक्वेंटली अपने को करना होगा, जब तक कम से कम मोदी जी आ नहीं जाते हैं वापस। वहां नहीं, ठीक है, वो अमेरिका लूट के लाते हैं कि अपना देश लुटा के आते हैं, ये लुट के ये तो आते हैं। या वो लूटे जाते हैं या लुट जाते हैं, ये तो 2-3 दिन में पता लगेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।